हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज आपको टेट के एक नए सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाला हूं। इससे पहले मैं 2 सिलेबस सब्जेक्टों के बता चुका हूं, जिसमें मनोविज्ञान का सिलेबस बता चुका हूं और साथ ही साथ संस्कृत का सिलेबस बता चुका हूं। आज मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों अंत तक देखिए और आपको सच में समझ में आ जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और किन से प्रश्न बनते हैं। तो वीडियो अंत तक देखनी है आपको, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मैं पहले टॉपिक से। देखिए, पहला टॉपिक जो है वो है हिंदी के विकास का क्रम। हिंदी के विकास के क्रम में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, क्या क्या जानना रहता है, वो मैं बता दूं कि हिंदी सब जो आपकी हमारी जो टेट में आनी है आपके 30 नंबर की, उस हिंदी के विकास का क्रम कहाँ से शुरुआत हुआ। संस्कृत आदि जननी भाषा है, संस्कृत से फिर पाली आई, पाली से प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट और हिंदी। और इनके विकास के क्रम में कौन कौन से आप कह लीजिए कवि आए, कौन कौन से आपके लेखक आए जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो उनके बारे में आपको जानना है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि संविधान में स्थान, मतलब हिंदी का संविधान में स्थान क्या है। साथ ही साथ हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं का भी संविधान में स्थान क्या है, कौन से भाग में है, कौन सी अनुसूची में है, इन सब चीज़ों का जिक्र है। कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कौन सी शैलियां हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। इसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट, देखिए आप ये मान लीजिए ये अगला टॉपिक लिखा है वर्णमाला। मेनली तो सब लोग यही समझते हैं कि वर्णमाला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सच में भी है, क्योंकि इसमें से 2 से 3 प्रश्न बनेंगे आपके, जिसमें वर्णमाला में आपको जानना है कि वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है ना, अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या है, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, इन सब के बारे में आपको जानना। अयोग भाग क्या है, साथ ही साथ इनका उच्चारण स्थान कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से उच्चारित होने वाले, तालु से उच्चारित होने वाले, मूर्धा से उच्चारित होने वाले, है ना, इन वर्णों के उच्चारण स्थान आपको वो भी जानने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला लिखा हुआ है शब्द। तो शब्द आपको जानने कि किस किस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, साथ ही साथ कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे तद्भव, तत्सम शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संकर शब्द, इन सबके शब्दों के बारे में जानना है आपको। इसके बाद देखिए आप वाक्य। वाक्य आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं। अब वाक्य में कि कितने प्रकार के वाक्य हैं, संरचना के आधार पर वाक्य अलग प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों का अलग वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इसी प्रकार से विस्मयादिबोधक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और भी बहुत से वाक्य हैं। मैंने कुछ आपको पॉइंट बताने के लिए, समझाने के लिए लिखे हैं कि क्या आपको और पढ़ना है। इसके बाद देखिए आप विराम चिन्ह, जरूर इससे आपको एक प्रश्न मिलेगा। विराम चिन्ह में आप कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं और साथ ही साथ उन विराम चिन्हों का प्रयोग आप कहाँ करते हैं। जैसे कोई वाक्य दे दिया और पूछ लिया और कि इसमें उपयुक्त तो सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, या किस विराम चिन्ह की कमी है, या कहाँ पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। जैसे विराम चिन्ह का, अर्ध विराम का, अल्प विराम का, उद्धरण चिन्ह कहाँ लगाते हैं, अवतरण चिन्ह कब लगाते हैं, योजक चिन्ह कब लगाते हैं, लाघव चिन्ह कब लगाते हैं, लोप चिन्ह कब लगाते हैं, और साथ ही साथ इन चिन्हों के प्रतीक क्या हैं कि विराम चिन्ह का प्रतीक किस तरीके से लगाया जाता है, अल्प विराम कैसे लगाया जाता है, अर्ध विराम कैसे लगाया जाता है, तो इन बातों को आपको जानना है। नेक्स्ट अगला देखिए आप कि संज्ञा। संज्ञा के बारे में आपको जानना है, संज्ञा क्या होती है, कौन से शब्द संज्ञावाचक शब्द हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। तो शब्दों को आप पहचान पाएँ कि ये कौन सी संज्ञा के भाग हैं। इसके बाद देखिए सर्वनाम, कि सर्वनाम के प्रकार हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, या प्रश्नवाचक है, या निजवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आपको क्रिया के बारे में कि क्रिया जो है सकर्मक है, अकर्मक है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या सहायक क्रिया है, ठीक है। इनके बारे में आपको जानना। इसके बाद विशेषण शब्दों के बारे में आपको जानना है कि किन शब्दों को विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। और कितने प्रकार के, जैसे सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रमाणबोधक विशेषण। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ये आप विस्तार से आपको टॉपिक में पढ़ लें। इसके बाद आप कह लीजिए कारक चिन्हों के बारे में कि कारक कौन कौन से होते हैं हिंदी में। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काकी के, रारी रे नानी ने, अधिकरण में पेपर, ये कारक हैं और कारक चिन्ह हैं ये। साथ ही साथ अब कोई वाक्य लिखा होगा उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो वो आप समझ पाएंगे। इसके बाद देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक जरूर लिखें, लेकिन इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। जैसे आप कह लीजिए लिंग से बनते हैं कि कोई शब्द लिखा होगा, पूछ लिया जाएगा आपसे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप शब्दों को पहचान पाएँ।
है ना। साथ ही साथ कि कोई शब्द दिया है आपको पहचानना है। इसके बाद कोई शब्द पुल्लिंग दिया है, उसका स्त्रीलिंग आपको बनाना है या बताना है, या स्त्रीलिंग शब्द दिया है आपको उसका पुल्लिंग शब्द बताना है। तो ये बातें। इसके बाद देखिए वचन, आप क्योंकि हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, एक वचन और बहुवचन, है ना। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आपको ये भी जानना है कि कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक ही वचन होते हैं, या इस शब्द का एक वचन शब्द दिया हुआ है उसका बहुवचन शब्द बनाना होगा, या बहुवचन शब्द होगा एक वचन शब्द पहचानना होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। काल की बात करें तो काल तो वैसे तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है, लेकिन काल के भी कई ऐसे आते हैं जो अब प्रचलन में उदाहरण है ना। नाम धातु काल होता है, या हेतु काल है, तो भूत है, भविष्य है, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। वाच की बात करें जिसको वॉइस कहते हैं, तो वाच में आप वही कर्तवाच, कर्मवाच, भाववाच, तीनों वाच होती हैं इसमें भी। इसके बाद अव्यय वो शब्द होते हैं, आप जानते हैं ऐसे अभिकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, जो कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये शब्द 4 जो हैं वो आपके विकारी हैं। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 जो हैं वो अविकारी शब्द हैं, या उनको अव्यय कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगली बात करें हम रस की। तो रस में आप कह लीजिए कि आपको कितने रसों की संख्या है, साथ ही साथ कौन से कवि हैं, किस रस के कवि माने जाते हैं। आपको हर रस का स्थायी भाव जरूर पता होना चाहिए, या स्थायी भाव से पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा रस है। आपको कुछ उदाहरण भी पेपर में आते हैं कि वही, और लगभग उदाहरण वही आते हैं जो रिपीटेड उदाहरण है, ठीक है। तो वो लगभग आप जनरली जान लीजिए हर एक के, और किताबों में लिखे हैं पुराने 2011 से लेके अभी तक के पेपर जो भी हुए हैं, अगर आपने उनको पढ़ लिया, समझ लिया, तो सच में वही रिपीट हो जाते हैं, कोई नया ऐसा उदाहरण नहीं बनता है। तो फिर आपको उन उदाहरणों से रस को पहचानना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ छंद की, तो देखिए छंद में आप समझ सकते हैं कि छंद वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। फिर मात्रिक छंद में भी छंदों के प्रकार हैं, और उनमें से कुछ लिखे हुए हैं, जैसे चौपाई है, दोहा है। तो जो मात्रा के आधार पर होते हैं उनको मात्रिक छंद कहते हैं, जिनकी वर्ण की संख्या के आधार पर किया जाता है उनको वर्णिक छंद कहते हैं। मुक्तक छंद स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कि चौपाई में कितनी मात्राएं हैं, या ये जो उदाहरण दिया है ये किस प्रकार का छंद का उदाहरण है, मात्रिक है, वर्णिक है या मुक्तक है। इसके बाद अगला टॉपिक लिखा हुआ है अलंकार। देखिए अलंकार आप सब लोग जानते हैं कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, है ना। फिर आपको ये भी सच में समझने में पड़ेगा कि कोई उदाहरण दे दिया, पूछ लिया कि इस निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा अलंकार है, ठीक। तो पहचानना पड़ेगा आपको कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है। तो इन अलंकारों को आपको पहचानना होगा। अगला टॉपिक लिखा हुआ है संधि। देखिए संधि मुख्यतः आप कह लीजिए वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। और संधि में अगर कहें तो 3 प्रकार की मुख्यतः संधि होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि में आप कह लीजिए तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में आपको पढ़ना है। और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के भी नियम आपको जानने हैं और उनके उदाहरण आपको पहचानने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें देखिए समास की, तो आप जानते हैं कि हिंदी में समास जो हैं वो कौन कौन से हैं। अवयवी भाव है, दिगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, बहुब्री है और कर्मधारा है। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है ना। किस समास में कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद ध्यान रखनी है, पेपर में बनते हैं। साथ ही साथ समास में आपके उदाहरण होंगे, पूछ लिया जाएगा इस निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा समास है, नीलकमल में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है ना। तो इनके उदाहरणों में समास पूछ लिए जाएंगे। अगली बात देखिए मेनली बात करें तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको पढ़ना है, जैसे कि उसमें कौन कब से कब विभाजित किया गया और उनमें लेखकों ने कौन कौन सी अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो आप कह सकते हैं आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, नई कविता का युग। तो इन सब हिंदी काल विभाजन आपको पढ़ना है, ठीक है। कौन कवि किस समय के काल के हैं ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और वहीं पर ही आपको यही टॉपिक इसमें रिलेटेड है कि प्रमुख रचनाएं एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, कि जो कवि हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। और पत्र पत्रिकाएं भी आपसे पूछ ली जाती हैं कि कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं। और अगर मैं कहूं तो हिंदी के कुछ पुरस्कार भी जो हैं वो भी आपको यहाँ पर जान लेने हैं। जो पुरस्कार हैं वो भी आपको पढ़ लेने हैं, है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब किसको मिला है, तो इन पुरस्कारों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। या किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है किस कवि को, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब देखिए इधर जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये मैंने जो है आपको एक हिंदी का वोकैब सेक्शन कह लीजिए आप, वो है। और सच में आप चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट में हिंदी के वोकैब की सीरीज़ भी मिलेगी
और जिसमें हर एक वीडियो में आपको 6 से 7 ये टॉपिक हैं वो आपको मिलेंगे भी। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आपको पढ़ भी सकते हैं। जैसे आपको ये बर्तनी, शुद्ध बर्तनी शब्द कि जो अशुद्ध से अशुद्ध शब्द पहचानने होते हैं कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाएगा, वाल्मीकि कैसे लिखा जाएगा, कालिदास कैसे लिखा जाएगा। तो शब्दों को आपको शुद्ध बर्तनी पहचाननी है। कभी कभी वाक्य भी लिखे होते हैं और पहचानना होता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, तो वो भी आपको पहचानने हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ तत्सम से तद्भव शब्द या तद्भव से तत्सम शब्द आपको बनाने हैं कि पूछ लिया जाए आपसे कि कह लीजिए कि किवाड़ का तत्सम शब्द क्या है या गेहूं का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। तो और या तद्भव से तत्सम पूछ लिया जाए तो दोनों ही पता होने चाहिए। इसी प्रकार से विलोम शब्द आप जानते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, एक दूसरे के अर्थ में विलोम होते हैं, तो दोनों ही तरफ पता होने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक तरफ याद कर लिया दूसरी तरफ नहीं याद है तो भी मतलब नहीं है, क्योंकि विलोम तो पता ही नहीं किस शब्द का पूछ लिया जाए। इसके बाद बात करते हैं पर्यायवाची शब्द। तो कुछ निश्चित पर्यायवाची शब्द हैं जो पेपरों में आ रहे हैं और उन पेपरों में आए हुए पर्यायवाची शब्दों को अगर आपने तैयार कर लिया तो आपकी अच्छी सी तैयारी रहेगी। तो पर्यायवाची शब्द आपको जानने हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनको आप कहते हैं कि जो वाक्यांश के एक शब्द कहलाते हैं, है ना, कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में ना विश्वास रखने वाला निरास्तिक, नास्तिक, है ना। तो इस तरीके से वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको जानने हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी आ सकती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं उपसर्ग एवं प्रत्यय, तो हिंदी में भी उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ने हैं। और अंत में जो लिखा हुआ है 30वें पॉइंट पे कि अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, तो एक अपठित गद्यांश या पद्यांश जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा होगा इस पूरी आज की जो मैंने आपको हिंदी का जो सिलेबस बताया है वो जो टेट का, ये साथ ही साथ दोस्तों ये मान लीजिए टेट का सिलेबस भी है और सुपर टेट का भी सिलेबस है। तो एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है, सुपर टेट में आप 30 नंबर का पढ़ते हैं और सुपर टेट में आपको यही 20 नंबर का पढ़ना है। टॉपिक यही रहने वाले हैं, इससे हटके कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको। तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ लीजिए आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस पर कितना समय देना है, मैंने पूरा विस्तार से लिख दिया है, ठीक है दोस्तों। और देखिए 30 टॉपिक लिखे हैं और टेट में 30 ही प्रश्न आने हैं। अब हो सकता है किसी से 2 प्रश्न बन जाएं तो एक किसी ना किसी का कम हो जाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। और आप अपना प्यार जो इस तरीके से दे रहे हैं इसी तरीके से देते रहिए और वीडियो का लाभ उठाते रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।